गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं 10th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इसका जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, उसमें हमने देखा था 1848 में, एक ही डेट अभी तक हमने याद की है प्यारे बच्चों। हमें इसका स्केलेटन बनाना है, इसको बीच में रख के फिर हम आसपास की डेट्स को हम याद करेंगे। इसमें फ्रेडरिक सोरियो ने 4 सीरीज में जो इमेज बनाई, उस इमेज का क्या नाम है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। प्यारे बच्चों, उस पार्ट से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आपको इस वजह से मैंने हर एक लाइन भी कोशिश की आपको डिटेल में बताने की विद दी क्वेश्चंस। इस पार्ट में से जो आपका पहला पार्ट था, उसमें से सिर्फ एक 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, और वो है, या तो उसको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि फ्रेडरिक सोरियो द्वारा बनाई गई इमेज को एक्सप्लेन करें, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, डिस्क्राइब डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक इमेज। राइट, ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, आंसर विल बी सेम एंड आई होप यू नो मैनी थिंग्स अबाउट दैट, है ना। सेंट्स, क्राइस्ट एंड व्हाई दे आर वाचिंग फ्रेटर्निटी, देन द नेशंस, अमेरिका, देन स्विट्जरलैंड, देन फ्रांस, देन जर्मनी, देन ऑस्ट्रिया, है ना, एंड देन एट लास्ट रशिया। तो आई थिंक यू कैन। तो अब जो आपका आज का पार्ट है, आपका ये जो पार्ट है प्यारे बच्चों, ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका चैप्टर, ये ना। तो आज हम फर्स्ट को कोशिश करेंगे, उसके हाफ को करने की, फर्स्ट पार्ट के, जो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन दुनिया में प्यारे बच्चों बहुत ही अहम एक रोल अदा करती है। दुनिया को बहुत सारी चीजें दी हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही कहीं ना कहीं एक तरीके से जो मोनार्किकल सिस्टम था वो हटा, डेमोक्रेसी काइंड ऑफ थिंग आई, जहां पर अलग अलग कम्युनिटीज एक साथ एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर रहें, है ना, और इक्वल राइट्स हो सबके, और वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चले। राइट, यानी जैसे आप इंडिया में देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, राइट, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सबके लिए लॉ इक्वल है, सारी फैसिलिटीज जो भी हैं वो इक्वल है, और फिर आप देख रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल रहा है। तो ये जो आइडिया है, ये फ्रांस से आया है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था प्यारे बच्चों, जब फ्रांस चीखता है तो यूरोप को ठंड लग जाती है, और जब यूरोप को ठंड लग रही है तो पूरे विश्व को ठंड लग रही है। तो ये आप मतलब ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। और साथ में जब हम इस पार्ट को देखेंगे, इस वाले वीडियो के पार्ट में, इस द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन को 2 वीडियोस में हम मैं आपके सामने लेके आऊंगा। पहले में हम एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो 5 मार्क के चांस चाहे हो या ना हो, यू हैव टू रिमेंबर, राइट। एंड देन द सेकंड पार्ट, बिकॉज बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल लर्न साइड बाय साइड विद सम फॉर्मूलाज। प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं फ्रांस से। फ्रांस की कैपिटल आपको पता है पेरिस है, और अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम अगर आपको पता है तो आई एम वेरी हैप्पी। आप मुझे वैसे बताएं कि सर आई वॉज ऑलरेडी अवेयर, मैं बहुत खुश होऊंगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, नहीं पता होती है बहुत सारी चीजें, तो आप सबने मैक्रोनी खाई होगी, मैक्रोनी, है ना, मैक्रोनी। तो उसकी जो आई है लास्ट में, उसको हटा दो, मैक्रॉन। एमानुएल मैक्रॉन इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस राइट नाउ। और ये जो एमानुएल मैक्रॉन है, इनकी जो वाइफ है, इनसे 24 ईयर्स ओल्ड है, 24 साल उनसे बड़ी है, और इनकी एज कोई ज्यादा नहीं है, 48 के आसपास है एमानुएल मैक्रॉन की। बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है। अब हम इस पार्ट को शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। आपको प्रेसिडेंट पता चल गया है, फ्रांस की लोकेशन आपको पता है यूरोप में कहां पर है, और उसकी कैपिटल आपको पता है। और जब भी फ्रांस के बारे में बात की जाए तो नेपोलियन बोनापार्टे का नाम हमेशा आता ही आता है। वो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के एंड में आपको थोड़ा सा बताने की। इस पार्ट में हम ये वाला जो पोर्शन है, और प्लस 2-3 लाइन्स ऑफ दिस, वी विल कवर दिस पोर्शन ओनली, है ना। आई विल डिक्टेट every line and then we will learn the important question। कि क्वेश्चन क्या बनेगा आपका इसमें, जैसे नेशन बिल्डिंग की जो आइडिया है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे मिला दुनिया को, राइट। कि जो मतलब जैसे हमारा टॉपिक ही है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, तो ये कैसे मतलब इन्होंने दिया, उस पॉइंट्स को हमें याद करना, और ये सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो लेट स्टार्ट। और जो फ्रांस की जो रेवोल्यूशन हुई थी प्यारे बच्चों, जो
जिनको मैंने इसके बारे में बताया हुआ है उनको ये मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि याद होगा। अदरवाइज यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बच्चों को यही नहीं पता हो कि कौन से ईयर में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। अगर आपने इतिहास एक दिन भी पढ़ा है तो आपको कुछ डेट्स ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए, कुछ ईयर्स ऐसे हैं, उन्हीं में से एक ये ईयर है, दैट इज 1789। अब इसको याद कैसे करेंगे अगर आप भूल जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक आप काउंटिंग लिख देंगे और फिर आप 1 से लेकर 6 तक इसको रब कर देंगे, तो ये क्या बच गया 1789, यानी 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उससे कैसे आइडिया मिला? द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, was a full-fledged territorial state in 1789. बॉर्बन फैमिली के अंदर लुई 16 was the king at that time, under the rule of an absolute समझ में आ गया? जो उनकी सीरीज में जो उनकी इमेज थी डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, वहां पे जो नीचे स्कैटर्ड वे में जो पड़ा हुआ था, जो वो किसको डिनोट कर रहा था? एब्सोल्यूटिस्ट को। तो यहाँ एब्सोल्यूट मोनार्क, यानी कि जहां पर मोनार्क के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आप पूछ सकते हैं, राइट? The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty. Sovereignty अलग ये वर्ड आ गया है दोबारा से, sovereignty. I hope you remember what is the meaning of sovereignty. जब हम इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। इंडिया को इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में कोई दूसरी कंट्री डिक्टेट नहीं कर सकती है, राइट? तो दैट इज सॉवरेन। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो मोनार्की के पास जो सारी सॉवरेनिटी थी वो सारी हटकर कहां चलेगी? फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। ठीक है, वो सारी ताकत किसके पास आ गई थी? वहां के फ्रेंच पीपल के पास आ गई थी। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वॉज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कंस्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। तो कह रहे हैं कि अब के बाद जो कुछ भी होगा, जो तो वहीं के लोग अपने देश का भाग्य लिखेंगे, राइट? उसको चमकाएंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. यह क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है इस लाइन से? How you can say that sense of collective identity amongst the French people elaborate, right? इसको आप elaborate करें। क्वेश्चन को इस पैटर्न में भी पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आपको क्या याद रखना है? आपको सबको पता है दैट व्हाट इज द फ्रेंच, हम इनको क्या बोलते हैं? फ्रांस को जो वहां के लोग होते हैं फ्रेंच, फ्रेंच के आगे आप आई लगा देंगे, फ्रेंच आई और फ्रेंची, ये दिस इज द फॉर्मूला। यू हैव टू रिमेंबर जस्ट दिस। फर्स्ट हम इसको देखेंगे, देन वी विल रीड फ्रॉम द बुक। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है फ्रेंच आई, एफ फॉर फादरलैंड। फादरलैंड, अब यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन और कैसा बनता है प्यारे बच्चों? जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, फादरलैंड को बोलते हैं ला पाट्री। क्या बोलते हैं? ला पाट्री। फादर यानी कि फादरलैंड है ना, जहां पिता का, तो उसको ला पाट्री बोलते हैं फ्रेंच में। ला पाट्री, पित्र, पित्र से बना पाट्री, ला पाट्री। और जो वहां के सिटीजन है, जो वहां के सिटीजन है, उनके लिए वर्ड, द सिटीजन के लिए ले सिचुएन। ठीक है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा, व्हाट वी कॉल दिस द सिटीजन इन फ्रेंच लैंग्वेज, तो ले सिचुएन, राइट? तो अब आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट को मैं इसमें आपको पढ़ के बताता हूं कि ये क्या कह रहे हैं। द आइडिया ऑफ ला पाट्री, द फादरलैंड एंड ली सिचुएन, द सिटीजन, एम्फेसाइज द नोशन। नोशन, ये नेशन नहीं है, NO है। नोशन का मतलब होता है आइडिया, एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल दे, तो वो नोशन है। प्लीज रिमेंबर, ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी। मैंने आपको क्या बताया था कि उन्होंने जो ला पाट्री और ये जो एम्फेसाइज किया इन लोगों ने, कौन से आइडिया पे? यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग, जैसे मैंने इंडिया के तहत आपको बताया था, इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ ला पाट्रे, ले सिचुएन, इन्होंने ये मतलब एम्फेसाइज किया कि हम एक यूनाइटेड कम्युनिटी में रहें, सबके राइट्स जो है वो इक्वल हों और एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम चलें, राइट? आपका सेकंड एफ फॉर फादरलैंड, आपको ये याद रखना है बस, फादरलैंड, उससे आपको ऑटोमेटिकली आगे की लाइन याद आ जाएगी। फिर है रीजनल डायलेक्ट्स। प्यारे बच्चों, फ्रांस में भी अलग अलग, जैसे हमारे देश में है, कोस कोस पर बदले पानी, 2 कोस पर बानी, है ना? बानी यानी लैंग्वेज चेंज होती है। तो फ्रांस में पेरिस में क्योंकि फ्रेंच बोली जाती थी,
तो वहां के लोगों ने देखा कि ये तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आ रही है, कोई लैंग्वेज बोल रहा है, कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, तो उन सब ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि हम रीजनल डायलेक्ट्स को अवॉइड करेंगे और हम एक नेशनल लैंग्वेज लेके आएंगे, और वो किसको माना गया, फ्रेंच लैंग्वेज को। ठीक है, जिससे हमने ये आंसर याद करना है, फ्रेंच आए तो रीजनल डायलेक्ट्स अवॉइड। ठीक है, रीजनल डायलेक्ट्स को अवॉइड, तो आर फॉर रीजनल डायलेक्ट। फिर स्टेट जनरल टू नेशनल असेंबली। प्यारे बच्चों, आपको बताया आपने 9th में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ी, और अगर आपने नहीं उस समय ध्यान से पढ़ी है तो जब अभी मैं वेरी सून आई एम गोइंग टू अपलोड फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आप उसमें शायद इसको और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब आपने देखा कि वहां मोनार्की के बाद एक स्टेट जनरल बनी थी, है ना, वहां के जो एक्टिव सिटीजन्स थे उन्होंने मिलकर एक स्टेट जनरल बनाई थी, जो आप उसको पार्लियामेंट की तरह आप कह सकते हैं कि जो हमारे एमपीज हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है, उसको उन्होंने नाम फिर बाद में क्या दिया इसी समय जब ये कलेक्टिव ऑफ बिलोंगिंग, नेशनल असेंबली, ताकि एक नेशन की फीलिंग आ जाए। स्टेट जनरल का नाम बदलकर या उसको किस नाम से जानना जाने लगा, नेशनल असेंबली। तो क्या है, स्टेट जनरल टू नेशनल असेंबली। आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखने, आगे एलोबरेट आप अपने आप कर लेंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ई फॉर FRE, N फॉर न्यू ट्राई कलर। अब इन्होंने, आपको पता है प्यारे बच्चों, जो हर एक जैसे हमारा तिरंगा है, तो ऐसे फ्रांस का जो वहां का जो ट्राई कलर था, जो तिरंगा था, उसको उन्होंने रीडिजाइन करके मतलब पूरे फ्रांस के लिए एक ही फ्लैग को रखा, है ना, घोषित किया कि यही फ्रांस का जो है नेशनल फ्लैग है, ट्राई कलर, तो न्यू ट्राई कलर। ठीक है, सिर्फ आप ये याद रखेंगे। अब मैं आपको साथ में यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, इंडिया का फ्लैग तो आपको पता है कि ये इट्स वेरी इजी, नीचे ग्रीन है, फिर व्हाइट है, फिर सैफ्रॉन है, और नीचे बीच में नेवी ब्लू में अशोक चक्र है, राइट। तो लेकिन अगर आपको फ्रांस का नेशनल फ्लैग याद करना हो या समझना हो, तो उसके लिए क्या एक इजी ट्रिक है, और आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चे, जितनी भी चीजें हमें पता होती है तो हमारी नॉलेज एनहांस होती है कहीं ना कहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप देखेंगे हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो हम लेफ्ट टू राइट ही इसको करेंगे। ये मैं उसका जो है अभी ट्राई कलर इसमें करेंगे। हमारा जो है हॉरिजॉन्टली है लाइंस, इनकी वर्टिकली है, पहली चीज है आपको याद रखनी है, राइट, इनकी वर्टिकली है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट होते हैं, यानी कि आप जो अभी हैं, तो आप कौन से पेन से लिख रहे हैं अभी, ब्लू, तो यहाँ पर कौन सा कलर है, सबसे पहला ब्लू। उसके बाद क्या होता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, है ना, तो आप व्हाइट पेपर्स के अंदर कुछ कुछ लिखते हैं, तो व्हाइट आपका, यानी कि अभी तक आपको जॉब या आप किसी अपना कुछ आपने स्टार्ट नहीं किया है, आपने कोई जॉब शुरू नहीं की है, तो यहाँ पे व्हाइट। और उसके बाद मान लो आप टीचर बन जाते हो, जैसे मैं आप टीचर बन गया हूं, तो फिर मेरे पास कौन सा पेन हो जाएगा, रेड, तो यहाँ पर क्या होगा, रेड। तो आप स्कूल के स्टूडेंट की लाइफ से फ्रांस के नेशनल फ्लैग को आप मेरे ख्याल में शायद अगर इसको आप ध्यान से एक बार और सुनेंगे तो आप इसको इजीली इट विल बी रिमेम्बर टू यू। ठीक है, तो न्यू ट्राई कलर। फिर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड यानी कि एक सेंटर से सारा रूल चले, जैसे छोटे छोटे किंगडम्स पहले अलग थे वो नहीं, अब एक पूरा सेंट्रलाइज्ड चले विद अ डिफाइंड टेरिटरी ऑफ फ्रांस, है ना, जो फ्रांस की एक डिफाइंड इन्होंने टेरिटरी की, उसके अंदर एक सेंट्रलाइज्ड रूल चले बस। फिर है HOM, कॉमेमोरेटेड। ठीक है, H फॉर हिम्स। हिम्स क्या होता है, जैसे हमने आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, तो ये मतलब इस तरीके के जो गाने हैं, हिम्स वर कंपोज्ड, हिम्स इसको बोलते हैं, राइट, जो रिदम्स हैं, जो गाने हैं। फिर है ओथ्स वर टेकन, यानी कि प्लेज ली जाती थी, कसम ली जाती थी, ओथ, है ना। फिर है मार्टायर्स, यानी जो शहीद होते थे उनको कॉमेमोरेटेड। आप देखेंगे मैंने अलग अलग लिखा है ताकि आप स्पेलिंग भी इसकी ध्यान रख सकें। कॉमेमोरेटेड ऑन द नेम ऑफ नेशन, यानी कि ये सारी चीजें मतलब हिम्स बनाए, मार्टायर्स जो भी हुए, जो भी उनकी शहीदी हुई, तो उस सब को नेशन के साथ जोड़ दिया गया ताकि एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो है मतलब बने। जैसे आप भी देखते होंगे हमारे देश में हम जब पाकिस्तान या चाइना से हम कोई कंफ्लिक्ट होता है और हमारा देश जवान कोई शहीद होता है तो हम उसको शहादत की नजर से देखते हैं, राइट। तो वो एक इमेज, वो एक नेशनल फीलिंग को जगाती है। H फॉर हिम्स, तो आप क्या याद रखेंगे, होम। H फॉर HOM, कॉमेमोरेटेड ऑन द नेम ऑफ नेशन, है ना, एंड दैट इज फ्रांस। फिर आप देखेंगे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज एबॉलिश्ड। जो भी बॉर्बन फैमिली ने, लुई 16 ने जो इंटरनल यानी फ्रांस के अंदर भी उन्होंने
कई तरीके के टैक्सेस, कई तरीके के एक्साइज ड्यूटीज लगाई थी, वो सब इन्होंने एबॉलिश कर दी, सो दैट एक स्टैंडर्ड उनका मेजरमेंट या वेट या उनके आपस में बिजनेस करने में एक सेम करेंसी का उन्होंने इस्तेमाल किया, मतलब काइंड ऑफ की वहां पर कोई भी डिफरेंशिएशन ना दिखाई दे, उस चीज को उन्होंने खत्म किया। ठीक है, जितने भी ड्यूज थे जो ऑलरेडी जो किसानों पर, वर्कर्स पर, वो सब उन्होंने हटा दी। किसने? नेशनल असेंबली ने, जो पहले क्या थी? स्टेट जनरल। तो ये मैंने एक बार आपको समझाया, अब हम वन बाय वन देखेंगे कि ये है क्या। जैसे हमने पहला ला पाट्रे, जिसमें फादरलैंड, और ले सिटोयन द सिटीजन, राइट, 1 मार्क क्वेश्चन। न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर, इसमें आपको ऊपर नीचे मिलेगा, मैंने फॉर्मूले को बनाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। द न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, यानी कि इससे पहले जो वहां पे फ्लैग इस्तेमाल होता था रॉयल स्टैंडर्ड, यानी कि जो मोनार्की को दिखाता था, बॉर्बन फैमिली को दिखाता था। The State General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. ठीक है, new hymns were composed, oaths taken, and martyrs commemorated, all in the name of the nation. A centralized administrative system was put in a place, and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. यानी सबके लिए एक जैसा कानून उन्होंने बना दिया, जो भी उनकी टेरिटरी के, डिफाइंड टेरिटरी के अंडर में आते हैं। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेयर्स, यानी कि वेट, पहले आप देखेंगे इसमें आगे कि एक जगह से हम दूसरी, जैसे हम कपूरथला से आगे जालंधर जा रहे हैं तो वहां पे 5 रुपए कुछ और है, यहाँ पे 5 केजी कुछ और है, यहाँ पे 5 केजी कुछ और है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था सिस्टम। तो फ्रांस ने ये चीज भी कहीं ना कहीं शुरू की, एक सेम वेट सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो ये कुछ चीजें हैं जो आइडिया ऑफ नेशंस फ्रांस की रेवोल्यूशन से दुनिया को मिले। ठीक है, तो फ्रेंच आई है ना, आई थिंक इट्स इजी। एफ फॉर फादरलैंड, आर फॉर रीजनल डायलेक्ट अवॉइड किया उन्होंने, उसको कम किया। फिर ई फॉर स्टेट जनरल टू नेशनल असेंबली, FERN न्यू ट्राई कलर, C सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, H फॉर होम, I फॉर इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज हैं, दोज वर एबॉलिश्ड। अब हम लास्ट इसका ये सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देखते हैं प्यारे बच्चों। द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रांस नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म। अभी जो वर्ड आया डिस्पोटिज्म, इसकी जगह पे एब्सोल्यूटिस्ट भी आ सकता था, तो बोथ आर मोर और लेस सेम। डिस्पोटिज्म क्या होता है कि जहां पे एक व्यक्ति का शासन हो, क्रूर हो या कैसा भी हो, एक व्यक्ति का शासन हो, काइंड ऑफ मोनार्की, और काइंड ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू सी बोथ द वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, जब ये आइडिया आया है ना, फ्रांस में एक काइंड ऑफ डेमोक्रेसी आ गई और ये चेंजेस हो गए जो हमने अब देखे, तो फ्रांस के लोगों ने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि पूरे यूरोप तक ये लिबरेशन यानी जो आजादी है ये पूरे यूरोप तक फैले। तो ये मतलब जो वहां की आर्मीज थी, फिर आप देखेंगे इसमें नेपोलियन बोनापार्टे का रोल आप देखेंगे, किस तरीके से धीरे धीरे अलग अलग जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जो बड़ी कंट्रीज हैं, उनको अपने अंडर में, और नेपोलियन बोनापार्टे इज द ग्रेटेस्ट कमांडर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा। इन द despotism, in other words to help other people of Europe to become nations। और दूसरे वर्ड में हम इनको क्या कह सकते हैं कि वो जो आर्मीज गई वो अलग अलग जो अभी किंगडम्स में बटे हुए थे उनको नेशन बनाने में या नेशन बिल्डिंग के काम में वो गए। द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड when the news of the events in France reached the different cities of Europe, जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुई जब वो रीच की, एक बूम आया जब धीरे धीरे पूरे यूरोप को पता चली, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। अब आपने जैकोबिन क्लब्स 9th में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा है, तो जैकोबिन क्लब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है प्यारे बच्चों, उसका मतलब है प्रेशर ग्रुप्स,
है ना, यानी कि प्रेशर क्रिएट करने के लिए। अभी मतलब जैकोबिन क्लब्स तो आपको पता ही है कहां पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस के लिए थे। तो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज में भी उनको नाम क्या दिया, जैकोबिन क्लब्स, राइट, जिसका मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर लीडर था। देयर एक्टिविटी एंड campaigns prepared the way for the French army which moved into Holland। प्यारे बच्चों, हॉलैंड, नीदरलैंड और डच एक ही कंट्री के नाम है। मैं आपको ये शायद पहले भी बताया, मैं दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ। हॉलैंड कहें, डच कहें या नीदरलैंड कहें, इट्स इक्वल, राइट। द एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी, यानी कि फ्रेंच आर्मी अब प्रिपेयर कर रही है अपना वे, कहां कहां होते हुए वो गई है, इनटू हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड, बेल्जियम बिल्कुल उसके नीचे है, स्विट्जरलैंड आपने देखा था, इटली जो शूज है उसके ऊपर बिल्कुल स्विट्जरलैंड, एंड मच ऑफ इटली इन 1790s, और काफी पोर्शन इटली का 1790s में। और इटली कौन सी, जो आज की इटली है, उसका काफी पोर्शन जो हमने देखा था, लोम्बार्डी देखा था, सिसिली देखा था, इस तरीके से, राइट। विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मी बिगिन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। अब ये जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था ये अब्रॉड यानी दूसरे देशों में भी पहुंचाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। विद इन द वाइड स्वेथ, स्वेथ का मतलब होता है जो अपने लपेटे में ले ले। ये जो एक क्रांति, ये जो एक फीलिंग थी, ये जब जारी थी तो इसने काफी मतलब बड़े एरिया को अपने लपेटे में ले लिया। स्वेथ का मतलब होता है अपने क्षेत्र में ले लिया, अपनी जुरिस्डिक्शन में ले लिया, राइट, ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल। हिज यहाँ पे आप देखेंगे फ्रांस के लोगों के लिए, फ्रांस के लिए, नेपोलियन के लिए यूज किया जा रहा है। नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। अभी मैं थोड़ा सा आपको नेपोलियन के बारे में बताऊंगा, जो वो ऑलरेडी फ्रांस में इंट्रोड्यूस कर चुके थे। उन्होंने जब धीरे धीरे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड इनके ऊपर जब कैप्चर किया, बेल्जियम के ऊपर, तो वहां पर भी उन्होंने वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस की, वो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। थ्रू अ रिटर्न ऑफ टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. The Civil Code of 1804, इस ये वाला पार्ट मैं भी आपको नहीं करा रहा हूं, हम सिर्फ ऊपर तक देखेंगे। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। प्यारे बच्चों, फ्रांस की जब रेवोल्यूशन हुई उसके बाद दोबारा से वहां पे डेमोक्रेसी को हटाने वाला जो व्यक्ति था वो थे नेपोलियन बोनापार्टे। वैसे तो ये 1799 यानी कि 89 में रेवोल्यूशन हुई, उसके लगभग 10 साल बाद ये काफी एक पावरफुल व्यक्ति बन गए थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को वहां का राजा इस तरीके कब घोषित किया, 1804 में, यानी कि कंप्लीट फ्रांस की पावर जो है वो इनके हाथ में आ गई थी और ये 10 साल तक इन्होंने राज किया, 1804 टू 1814। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फ्रांस नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में जानते हैं और फिर हम इसका एंड करेंगे। अगले में हम देखेंगे नेपोलियनिक सिविल कोड 1804, उस पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो 3 मार्क्स में आने के काफी चांसेस होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो नेपोलियन बोनापार्टे है, जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड हिस्ट्री में आज तक इनके कंपैरिजन का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहा है। मतलब क्या कमाल के कमांडर रहे हैं ये। इवन कोई भी आप वर्ल्ड की जो भी एकेडमीज हैं जहां पे आर्मी रिक्रूटमेंट होती है, जैसे एनडीए है या आईएमए है, ओटीए, वहां पे आज तक मिलिट्री की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो उन्हीं की जो इजाद की हुई है उन्हीं को स्टडी करवाया जाता है। ठीक है, नेपोलियनिक कोड और बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने पूरी दुनिया को दी है, तो इसके नाम से पूरा एक नेपोलियनिक कोड बन गया है, राइट। तो जो 1804 में इन्होंने इशू किया था वो हम अगले में देखेंगे कि वो क्या था। नेपोलियन बोनापार्टे है जो उनका जो जन्म हुआ था, क्योंकि ही इज अ वेरी फेमस। प्यारे बच्चों, एक बहुत अच्छी बात मुझे नेपोलियन बोनापार्टे की लगती है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके ऊपर काफी चलता हूं। नेपोलियन बोनापार्टे ने कहा था कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, राइट, और आपको दिख रहा है कि कोई चीज गलत हो रही है, तो आप उसका विरोध मत करें, राइट। आप इतनी मेहनत करें, रीच द टॉप एंड चेंज द सिस्टम। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में और वहां पर जो सिस्टम है उसमें और हम ठीक कर सकते हैं उसको, तो उस समय आपको एडवाइस नहीं देनी चाहिए। यू हैव टू वर्क सो हार्ड एंड रीच द टॉप एंड चेंज द सिस्टम।
यानी कि ऊपर पहुंच के और फिर उस सिस्टम को चेंज करो। तो ये एक बहुत ही मोटिवेशनल मुझे उनकी थॉट लगती है, जो आपको भी पता होनी चाहिए कि ये जो शब्द हैं किसने कहे हैं। तो इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869। अगर नहीं पता था तो आपको पता होना चाहिए, 1869 राइट, 2 अक्टूबर 1869। इनसे ठीक 100 साल पहले जब भारत आजाद हुआ था, सेम डे एंड सेम मंथ, यानी कि 15 अगस्त 1769, आई एम वेरी सॉरी, 100 साल पहले, आई एम वेरी सॉरी, 1769, 15 अगस्त 1769 जिस दिन भारत देश आजाद हुआ था उस दिन, और महात्मा गांधी से ठीक 100 साल पहले इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कॉर्सिका। कॉर्सिका वैसे तो फ्रांस के हैं, और फ्रांस की टेरिटरी प्यारे बच्चों यहां तक है, ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड अगर आप देख पा रहे हैं इसमें, तो फ्रांस के नीचे मेडिटेरियन सी में यहाँ पर है छोटा सा कॉर्सिका, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी 1813 में ये पहला युद्ध हारे थे लिप्जिंग का। जैसे बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना, ऐसे लिप्जिंग जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, उसके नीचे एक छोटी सी जगह है लिप्जिंग। 1813 में ये पहली बार हारे थे, वो भी काफी कंट्रीज ने मिलकर इनको हराया था। उसके बाद इनको एक एल्बा आइलैंड्स में कहीं छोड़ दिया था, वहां से इन्होंने फिर दोबारा से वहीं के लोगों को इन्फ्लुएंस करके वहीं पे अपनी छोटी सी एक आर्मी बनाकर दोबारा से यूरोप की तरफ इन्होंने ये गए, और उसके बाद फिर दोबारा से अलग डिफरेंट कंट्रीज ने मिलकर इनको हराया। उनका 100 डेज वो लगभग बाहर रहे थे एल्बा आइलैंड से। उसके बाद इनको सेंट हेलेना में एक वो अगेन एक आइलैंड है जो कि यूनाइटेड किंगडम का ही एक टेरिटरी है, और वहां पर छोड़ दिया। 1821 में इनकी डेथ हो गई, 1821 में सेंट हेलेना। अब सेंट हेलेना कहाँ है आपको पता होना चाहिए। आप ये साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका, आप ये देखेंगे यहाँ पे सेंट हेलेना राइट। जब आप इसको देखेंगे कौन से लैटिट्यूड पर है, तो 15 लैटिट्यूड पे जब आप देखेंगे दिस इज सेंट हेलेना, यहां पर इनकी मौत हुई। तो इन्होंने कुछ नेपोलियनिक कोड दिए है ना, जिन्होंने कुछ मतलब रूल्स बनाए, उनको नाम क्या दिया गया, नेपोलियनिक कोड। और ये कब इशू हुआ या कब इसको माना जाता है कि कब ये दिया गया, 1804। इस वीडियो में आपको सेकंड डेट जो याद रखनी है वो थी आपकी 1848 राइट, फ्रेडरिक सोलियो वाली। अब आपको 8 हटा देना है, 1804 ठीक है। 1804 में नेपोलियनिक कोड आया। तो आई होप कि आपको ये जो 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज फ्रेंच आई, ये आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।